गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखा था लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी। उस लास्ट क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलती है और अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के हमने फॉर्मूले पढ़े, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र पढ़े। ये हमारा लास्ट क्लास तक हुआ था। तो ये हमारा था अंतः विभाजन, ठीक है, और अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, और ये थे हमारे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र। और दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकलती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के सवाल हमने किए थे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के कई बातें हमने पढ़ी थी कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलती है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलती है ना, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अगर कोई बिंदु P है XYZ, उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, ये उसकी मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। लेकिन अगर आप दूरी x एक्स से निकालना चाहते हैं, y एक्स से निकालना चाहते हैं और z एक्स से निकालना चाहते हैं तो ये होगा x एक्स से दूरी, y एक्स से दूरी और z एक्स से दूरी। उसके बाद में था हमारा, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक की है। बढ़ते हैं आगे। और एक अंतः विभाजन बाह्य विभाजन पे एक बड़ा फेमस सवाल है जो नॉर्मली आता रहता है, ये दो सवाल और देख लो। थोड़ी इसी की वैरायटी है, एक दो सवाल जो नॉर्मली पेपर में आते रहते हैं, वो ये रहा एक, और एक अंतः विभाजन से भी जुड़ा हुआ सवाल है। अब इस सवाल में क्या है, सवाल सिंपल है कि, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि P बिंदु आपको दिया गया 2 - 3 4, Q है 8 0 10, ये दो बिंदु है, इनको जोड़ने वाली रेखा पर स्थित वह बिंदु जिसका x निर्देशांक 4 है। क्वेश्चन क्या है कि आपका P और Q दो पॉइंट्स है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। उन पॉइंट पर को जोड़ने वाली रेखा, P और Q को जो जोड़ने वाली रेखा है उस पर एक और बिंदु है, P और Q को जो जोड़ने वाली रेखा है उस पर एक और बिंदु है, मान लेते हैं वो R है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो R है जो उन्हें जोड़ रहा है, R, उस बिंदु का x निर्देशांक 4 है, इसका x निर्देशांक 4 है, y और z तो नहीं पता, लेकिन x निर्देशांक इसका 4 बताया गया। तो बताओ वो बिंदु क्या होगा, वह बिंदु क्या होगा। ठीक है, x 4 है तो बताइए, 2 - 3 4, 2 - 3 4 ये बिंदु हो गया, 8 0 10 दूसरा बिंदु हो गया। x का मान 4 दिया है, अभी हमें ये नहीं बताया गया कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं, m1 अनुपात m2 में ये लोग विभाजित कर रहे हैं। x का मान दिया है, x का मान रखकर हम लोग m1 अनुपात m2 का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा m1 x2
प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसमें मान रख दो जो जो आपको दिया गया है। x का मान दिया है 4, वो 4 रख दिया, m1 नहीं पता, x2 पता है। ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 हो गया, x1 y1 z1 हो गया। ये बिंदु आपका x2 y2 z2 हो गया। मान रख दो, x2 का मान है हमारा 8, m2 x1 का मान हमारा 2, m1 प्लस m2 4 m1 4 m2 4 m2 बराबर 8 माइनस 4 4 m1 आ गया। ये कट गया, m2 बराबर m1 आ गया। m2 का भाग दे देंगे तो m1 बटा m2 का अनुपात 1 आ गया, यानी 1 बटा 1 आ गया। तो ये 1 अनुपात 1 है, 1 अनुपात 1 है, यानी मध्य बिंदु है। 1 अनुपात 1 यानी मध्य बिंदु। बस या कुछ गड़बड़ आ गया, मध्य बिंदु तो नहीं आना चाहिए था। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा 2 m2 तो खा ही गया मैं, तभी कह रहा हूँ गड़बड़ कैसे आ गया। 2 m2 m1 बटा m2 2 बटा 4, m1 अनुपात m2 आ गया आपका 1 अनुपात 2। m1 अनुपात m2 हो गया 1 अनुपात 2, ये अनुपात आ गया। अब आपने फॉर्मूला लगा दो, m1 अनुपात m2 है, ये y और z का मान निकालना है। y और z का मान, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान 1, y2 का मान 0, m2 का मान 2, y1 का मान -3 बटा 1 प्लस 2, m1 1 m2 2, ये माइनस का 2 आ गया। y का मान -2। अब z का मान, z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 1, z2 का मान 10, m2 का मान 2, z1 का मान 4 बटा 1 प्लस 2, 18, 18 बटा 3 6। तो ये आपके आ गए 4 माइनस का 2 और 6, 4 माइनस का 2 और 6, सी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल काफी बार आता है कि दो बिंदु हैं जिनको एक रेखाखंड को एक्स वाई समतल किस अनुपात में काट रहा है। अब समझो कि एक्स वाई समतल काटने का क्या मतलब होता है। एक्स वाई समतल जो है वो इन दो बिंदु, ये बिंदु P नाम दे दो, ये बिंदु Q है, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसे ये जो है ना एक्स वाई, ये काट रहे हैं, ये इन्हें काट रहा है। ठीक है, P और Q को एक्स वाई समतल काट रहा है। ये पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, और इन्हें एक्स वाई समतल कट कर रहा है। एक्स वाई समतल जहां काट रहा है
उस ये किस अनुपात में काट रहा है, ये अनुपात बताना है। ये जो एक्स वाई समतल इसे जिस बिंदु पे काट रहा है, मान लो आर बिंदु पे काट रहा है ऐसे, तो ये जो आर बिंदु पे काट रहा है ये अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2 बताना है। पी आपको दिया है a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब ध्यान से समझो, तो ये एक्स वाई समतल है। एक्स वाई समतल की क्या विशेषता होती है, ये एक्स वाई समतल है, ये जो समतल बताया गया है ये एक्स वाई है। एक्स वाई समतल की क्या विशेषता होती है, एक्स वाई समतल की विशेषता होती है कि एक्स वाई समतल पे एक्स होता है, वाई होता है, परंतु जेड नहीं होता, यानी जीरो होता है। तो ये बात हमें पता चल गई कि एक्स वाई समतल पे है, इसका मतलब जेड का मान जीरो होगा। तो ये है कहने का मतलब, ये है कहने का मतलब एक्स वाई समतल। याद करिए एक्स वाई समतल क्या था, एक्स वाई समतल वो जिसमें एक्स होता है, वाई होता है, परंतु जेड का मान जीरो होता है, क्योंकि जेड उस पर होता ही नहीं, उस पर एक्स और वाई दो ही होते हैं। तो एक्स और वाई के मान तो होंगे, परंतु जेड का मान जीरो होगा। तो जेड जीरो होता है, बस जेड जीरो होता है, इसका फायदा उठाओ और जेड वाले फॉर्मूले से अनुपात निकाल लो। जेड बराबर m1 z2 बटा m2 z1 बटा m1 प्लस m2। जेड का मान जीरो, m1 z2 का मान c2, m2 z1 का मान c1, इधर आके जीरो हो गया, m1 c2 m2 c1 बराबर जीरो, m1 c2 बराबर माइनस m2 c1, m2 को यहां ले आओ, c2 को यहां ले आओ, m1 बटा m2 बराबर आ गया माइनस का c1 बटा c2। माइनस का मतलब है बाह्य विभाजन, अनुपात हुआ c1 c2, माइनस का चिन्ह आ रहा है मतलब बाह्य विभाजन। तो ये जो समतल है ये इनको बाहर काटेगा और किस अनुपात में काटेगा, c1 अनुपात c2 में काटेगा। ये आंसर हो गया, c1 अनुपात c2 में काटेगा, बाह्य विभाजित करेगा और c1 अनुपात c2 में विभाजित करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन, ये क्या होता है प्रोजेक्शन, ये चीज अब हम सारी जो चीजें पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी हमने सदिश में पढ़ी हुई है। सदिश में पढ़ी हुई चीजों को अब 3D में दोबारा दोहरा रहे हैं और फिर दोनों में 3D और सदिश में दोनों में संबंध बना देंगे कि कैसे हम 3D में सदिश का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे हम 3D के अंदर सदिश का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सेम चीज हम लोगों ने 3D में भी पढ़ रहे हैं, यही सेम चीज हमने वेक्टर में भी पढ़ी है। जो वेक्टर में पढ़ा है बस अब उसी चीज को हम सदिश वेक्टर में पढ़ के आए, 3D में भी पढ़ेंगे। तो 3D और वेक्टर में कुछ चीजें कॉमन होंगी, जो 3D में भी काम में ले सकते हो, वेक्टर में भी हुआ था, दोनों जगह काम आ जाएगी। एक एग्जांपल था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर आप कोई पॉइंट P आपके पास है, कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट P है। मैं एक बार 2D का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि 3D का तो डायग्राम बनेगा नहीं यहाँ पे, तो 2D का ले रहा हूँ, 2D से 3D समझेंगे हम। ये पहले समझा हुआ है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, दोनों पॉइंट हो गए आपके x1 y1 x2 y2। अब प्रोजेक्शन होता है दो, 2D में दो प्रोजेक्शन होते हैं। अगर मैं ऊपर से लाइट डालूंगा तो इसकी परछाई, प्रोजेक्शन यानी परछाई यानी प्रक्षेप, प्रक्षेप या परछाई, x एक्स पर परछाई
वाई एक्स पे परछाई। तो ये जो है यहां से अगर आप लाइट डालें, लाइट अगर आप यहां से डालेंगे तो परछाई ये बनेगी, इसे कहते हैं एक्स एक्स का प्रक्षेप, एक्स एक्स पर प्रक्षेप। इस रेखाखंड का, कौन रेखाखंड, पी क्यू, पी क्यू का एक्स एक्स पर प्रक्षेप। और अगर लाइट इधर से डाली जाए तो ये परछाई बनेगी, इसे कहते हैं वाई एक्स पे प्रक्षेप। एक्स एक्स पे प्रक्षेप और वाई एक्स पे प्रक्षेप, एक्स एक्स पे परछाई और वाई एक्स पे परछाई, एक्स एक्स पे प्रक्षेप और वाई एक्स पे प्रक्षेप। अब एक्स एक्स पे प्रक्षेप यानी एक्स वाली दूरी, एक्स वाली दूरी कितनी हुई, यहां से इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, उसके x2 y2 है, तो x1 y1 का मतलब हुआ कि यहां तक की दूरी, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी x1 है और ये हमारी y1 है। यही हुआ x1 y1 का मतलब, ये x1 y1। x2 y2 का मतलब हुआ यहां से लेकर इस बिंदु q तक, ये x2, ये y2, ये x2, ये जो ऊंचाई है ये y2, ठीक है ना। तो ये हो गई x2, ये x1, तो परछाई कितनी होगी, x2 माइनस x1। फिर ये y2 माइनस y1, तो ये हो गए दो प्रक्षेप। तो दो प्रक्षेप यानी परछाइयां किसी भी रेखाखंड की, कोई रेखाखंड है जो P को Q से मिलाता है या A को B से मिलाता है या D को E से मिलाता है, कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, उस रेखाखंड की एक्स एक्स के ऊपर परछाई, वाई एक्स के ऊपर परछाई, एक्स एक्स पर परछाई, वाई एक्स पे परछाई, ये जो परछाइयां हैं इनको प्रक्षेप प्रोजेक्शन कहा जाता है। और परछाइयों की लंबाइयां कितनी होती है, एक्स एक्स पे होती है x2 माइनस x1, एक्स के निर्देशांक घटा दो x2 माइनस x1, y के निर्देशांक को घटा दो y2 माइनस y1, ये परछाइयां हो जाती है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो x x पे परछाई, ये है x x पे प्रक्षेप। जिसे हम a द्वारा दर्शाएंगे, x x पे प्रक्षेप, x2 माइनस x1, ये हो गया आपका y x पे प्रक्षेप। किसी रेखाखंड का एक्स एक्स पे प्रक्षेप, वाई एक्स पे प्रक्षेप। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं, अगर ये त्रिविमी होता, 3D होता तो तीन प्रक्षेप बनते। अगर ये चीज 3D होती, इसी को अगर हम 3D में लेते, हमारा पॉइंट होता x1 y1 z1 P पॉइंट, तथा दूसरा पॉइंट होता है Q, x2 y2 z2। तो इसके तीन प्रक्षेप बनते, पहला बनता एक्स एक्स पे प्रक्षेप, जो तो x के निर्देशांकों को घटाने से बन जाता x2 माइनस x1। फिर वाई एक्स पे प्रक्षेप, y2 माइनस y1। फिर जेड एक्स पे प्रक्षेप, z2 माइनस z1। प्रक्षेप एक्स एक्स पे प्रक्षेप, वाई एक्स पे प्रक्षेप और जेड एक्स पे प्रक्षेप। और अभी एक चीज हमने देखी थी कि इन प्रक्षेपों की सहायता से हम दूरी भी तो निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी निकलती है वो दूरी ऐसे ही तो निकलती है। दूरी का फॉर्मूला क्या था, P से लेकर Q तक की दूरी का फॉर्मूला था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है एक्स एक्स पे उसका प्रक्षेप एक्स एक्स पे प्रक्षेप उसका स्क्वायर, वाई एक्स पे प्रक्षेप का स्क्वायर, एक्स एक्स पे प्रक्षेप, वाई एक्स पे प्रक्षेप, जेड एक्स पे प्रक्षेप। तीनों प्रक्षेप निकाल लो और तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लो, बीच की दूरी आ जाती है। यही तो होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हुआ। तो सही है, हाँ यही होता है। प्रक्षेप निकाल लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। डन, क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट हो गया बीच की दूरी का, और ये प्रक्षेप का हो गया। अब प्रक्षेप में एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ये जो प्रक्षेप होते हैं, अगर हम एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक नया आइडिया जन्म लेता है। अगर हम दो पॉइंट लूं, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, ठीक है। और अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, अब यहां ध्यान से सुनना बात को, कि एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। अगर इसी दिशा में, ये जिस दिशा में जा रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन के अंदर अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूं, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट R ले लिया, इसी दिशा में, जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसी दिशा में मैंने R ले लिया, या उसी दिशा में मैंने आगे चल के कोई पॉइंट S ले लिया, या उसी दिशा में आगे चल के मैंने कोई पॉइंट M ले लिया। मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ध्यान से सुनना भी, ये बात पहले भी समझा चुका हूं और यहाँ पे भी दोबारा समझा रहा हूं कि P और Q दो पॉइंट है। वो जो लाइन है, वो जो दिशा है, उसी दिशा में अगर मैं कोई और पॉइंट आगे जाके ले लूं या बीच में ले लूं, कहीं भी, कोई जरूरी नहीं आगे जाके लूं, पीछे जाके भी ले सकता हूं, बस दिशा यही रहनी चाहिए, डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। इस डायरेक्शन में अगर मैं रहता हूं और मैं कोई भी दो बिंदुओं का प्रक्षेप निकालता हूं, जैसे P और Q का प्रक्षेप निकाला, ऑब्वियसली बात है छोटे बड़े आएंगे, ऑब्वियसली बात है छोटे बड़े आएंगे। जैसे अगर मैं PQ का प्रक्षेप निकालता हूं, तो देखो PQ का प्रक्षेप यहां तक आएगा, ये रहा PQ का एक्स एक्स पे प्रक्षेप आएगा, जो कि छोटा आएगा। लेकिन अगर मैं P और R लेता हूं तो ये प्रक्षेप बड़ा हो जाएगा। अगर मैं R लेता हूं, बिंदु की बजाय Q के बजाय R को लेता हूं, तो प्रक्षेप बड़ा आएगा। ये देखो बड़ा आया, हाँ एक्स एक्स का प्रक्षेप बड़ा आया। अगर मैं S को लेता हूं, P और S को लेता हूं, तो प्रक्षेप और बड़ा आ जाएगा। प्रक्षेप बड़े आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो इन सब में नहीं बदलती, प्रक्षेप बड़े होते जाएंगे, छोटा लूंगा तो छोटे होते जाएंगे, प्रक्षेप बदल रहे हैं, क्योंकि बिंदु दूरियां छोटी बड़ी लूंगा तो प्रक्षेप भी छोटे बड़े आएंगे। लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो होगा इनका अनुपात। इनका अनुपात नहीं बदलेगा, इनका अनुपात नहीं बदलेगा, इनका अनुपात सेम आएगा। अगर एक ही लाइन में है, अगर पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इनके जो प्रक्षेप आएंगे, पी क्यू के प्रक्षेप निकाल लीजिए, पी आर के प्रक्षेप निकाल लीजिए, पी एस के प्रक्षेप निकाल लीजिए, पी एम के प्रक्षेप निकाल लीजिए, क्यू आर के निकाल लीजिए, क्यू एस के निकाल लीजिए, आर एस के निकाल लीजिए, इसके उसके उसके किसके सबके निकाल लो, सबका अनुपात एक ही चलेगा, अनुपात नहीं बदलता। अगर लाइन एक है, दिशा एक है, तो प्रक्षेप के जो अनुपात होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो नहीं बदलते। चाहे मैं P और Q का, अगर मैंने P और Q का निकाला फॉर एग्जांपल, और P और Q के रेशियो, P Q के प्रक्षेप निकाले, और 2 3 4 आ रहे हैं, एक्स एक्स का मान लो 2 आ रहा है, वाई एक्स का 3 आ रहा है, जेड एक्स का 4 आ रहा है। एक्स एक्स का 2, वाई एक्स का 3, मान लो एक बार, एक्स एक्स का 2, वाई का 3 और जेड का 4 आ रहा है। एक्स का 2, मान लो एक बार एग्जांपल के लिए, एक्स का प्रक्षेप 2 आ रहा है, वाई का 3 आ रहा है, जेड का 4 आ रहा है। तो जो मैं पी आर का निकालने जाऊंगा, तो पी आर के प्रक्षेप बड़े आ सकते हैं, छोटे आ सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात यही आएगा, अनुपात ये आएगा। सपोज करो वो 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, आप अनुपात निकालो, अनुपात अभी भी वही है, 4 6 8 आ गया, लेकिन सॉल्व करोगे, 2 का भाग दोगे, अनुपात देखो,
काटो, 2 3 4। अनुपात देखो, अनुपात वही है, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, ये चीज हमने वेक्टर में पढ़ी थी। वेक्टर में हमने बताया था कि अगर एक ही दिशा में आप हैं, एक ही दिशा में हैं, अगर आपके पॉइंट एक ही दिशा में है, एक ही दिशा है, तो आपके दिक् अनुपात, इन्हें कहते हैं दिक् अनुपात, दिशा वाले अनुपात, ये कभी नहीं बदलते। आपके प्रक्षेप छोटे बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल कह रहा हूं, छोटे बड़े, प्रक्षेप छोटे बड़े हो सकते हैं, प्रक्षेप छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके दिक् अनुपात, जो अनुपात निकालोगे ना, आप इस दो बिंदु से अनुपात निकाल लो, इन दो का अनुपात निकाल लो, उन दो का निकालो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट लेकर अनुपात निकाल लो, अनुपात नहीं बदल सकते आप, अनुपात हमेशा एक ही आएंगे, अनुपात नहीं बदल सकते। ये है, इसी आइडिया को कहते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शनल रेशियो। समान दिशा में, समान दिशा में, एक ही दिशा में अगर दो बिंदु हैं, एक दिशा के कोई भी दो बिंदु, एक दिशा के कोई भी दो बिंदु लेने के बाद उनके प्रक्षेपों का अनुपात एक समान रहता है। काम की लाइन, एक ही दिशा, कोई दो बिंदु लेकर प्रक्षेप अनुपात सदैव समान रहता है। अनुपात नहीं बदल सकते, आप अनुपात नहीं बदल सकते। एक ही दिशा में कोई दो बिंदु लेकर, अगर दिशा एक है, बस दिशा एक होनी चाहिए, दिशा एक होने, एक ही दिशा में आप कोई भी दो बिंदु लीजिए, कोई भी दो बिंदु लीजिए, उनके दिक् अनुपात निकालेंगे तो दिक् अनुपात एक ही आएंगे। प्रक्षेप अलग अलग आ सकते हैं, प्रक्षेप छोटे बड़े आ सकते हैं, मैंने बताया कि अनुपात वही रहेगा, जैसे 1:2:3 है। अब इन दो अनुपात क्या है, 1:2:3 है, तो हो सकता है आगे वाला आप निकालें वो आ जाए 2 4 6, हो सकता है 4 8 12 आ जाए, हो सकता है 10 20 30 आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो है अनुपात। अनुपात निकालो, अनुपात अभी भी 1 2 3 ही है, अनुपात 1 2 3 ही बना रहेगा, इसी का नाम है डायरेक्शन रेशियो। एक दिशा का एक ही अनुपात होता है, ये कहना चाहते हैं, एक दिशा का एक ही अनुपात होता है, जैसे एक बंदे का एक ही आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक दिशा का एक ही अनुपात होता है, हर दिशा का एक ही अनुपात होता है। एक ही दिशा का एक ही अनुपात होता है। अगर दिशा एक है तो अनुपात एक ही रहेगा, दिशा एक है तो अनुपात भी एक रहेगा। क्लियर है? इसे डायरेक्शनल रेशियो कहते हैं, इसे डायरेक्शनल रेशियो कहते हैं। आ जाओ, पहले एक सवाल करते हैं, फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रक्षेप निकालते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इस बात पे। तो P बिंदु के निर्देशांक 4 5 9 है, P के निर्देशांक 4 5 9 है, ये P बिंदु है, उसके निर्देशांक 4 5 9 है। O मूल बिंदु है, OP के प्रक्षेप बताइए, OP के प्रक्षेप बताइए। P निर्देशांक 4 5 9 आपका पॉइंट है, O आपका मूल बिंदु है, तो आप इसके प्रक्षेप बताइए।
इनका प्रक्षेप बताइए। तो O को P से मिला दो, O और P। O मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी 0,0,0 0 0 0। P आपका पॉइंट है 4 5 9, 4 5 9, ये हो गया 0 0 0 4 5 9, ये पॉइंट हो गया। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रक्षेप निकालो। तो प्रक्षेप के लिए इन्हें घटा दो, 4 - 0, 5 - 0, 9 - 0, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 9। तो 4 5 9, 4 5 9 प्रक्षेप होंगे 4 5 9। अच्छा, दिक् अनुपात क्या होंगे? दिक् अनुपात भी यही होंगे। दिक् अनुपात क्या होंगे? यही होंगे 4 5 9। अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं काटो तो भी कोई बात नहीं है। अनुपात का मतलब अनुपात, इनको अनुपात में लिखो, ठीक है ना। दूरी नहीं पूछी है, प्रक्षेप पूछा है। दूरी नहीं पूछी है, प्रक्षेप पूछा है। शब्दों को मिक्स मत करो। दूरी नहीं पूछी है, प्रक्षेप पूछा है। प्रक्षेप होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। प्रक्षेप होता है x2 - x1, y2 - y1। कहाँ था अंडर? ये देखो, ये रहा प्रक्षेप, ये रहे प्रक्षेप। अगर इसने P और Q की दूरी पूछी होती तो फिर ये लगाते। दूरी पूछी नहीं है ना, दूरी पूछी नहीं है तो दूरी क्यों निकालेंगे। अगर पूछे दिक् अनुपात तो दिक् अनुपात भी यही हो गए 4 5 9। हाँ, अगर कोई 2 पे कटते हो या 3 पे कटते हो तो आप काट सकते हैं, क्योंकि दिक् अनुपात है ना, अनुपात है, अनुपातों को तो काटा भी जा सकता है, तो आप काट भी सकते हैं, काट के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक रेखा में है तो हमें पता कैसे चलेगा कि पॉइंट रेखा में है या नहीं। कोई 3 पॉइंट एक रेखा में है या नहीं। जैसे ये पॉइंट है, अब ये एक रेखा में है या नहीं है। बिल्कुल शाबाश। अगर कोई बिंदु एक रेखा में है मतलब एक दिशा में है, एक दिशा में है तो उनके जो दिक् अनुपात होंगे, अभी दिक् अनुपात की बात करें, दिक् अनुपात बराबर होंगे। आप अब P से R के दिक् अनुपात निकाल लीजिए, R से Q के निकाल लो, चाहे P से Q के निकाल लो, इनका अनुपात आपका एक ही आएगा। जो अनुपात आपका P से R का आ रहा है वही आपका R से Q का आएगा, वही P से Q का आएगा। पहली बात, दो अनुपात बराबर है या नहीं ये कैसे पता चलता है? इसे छोड़कर एक बार पहले अनुपातों की तुलना कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि दो अनुपात बराबर है या नहीं है? अनुपातों की तुलना कैसे होती है? अनुपातों की तुलना कैसे होती है? देखो, संख्याओं की तुलना करना तो आसान है, बराबर का चिन्ह बराबर का देख लो, 5 = 5, 7 = 7। लेकिन अगर कोई दो अनुपात है वो बराबर है या नहीं है पता कैसे चलेगा? मान लीजिए A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 B2 C2,
दो अनुपात है, दोनों बराबर है, इसका पता कैसे चलता है? दो अनुपात बराबर है या नहीं है इसका पता कैसे चलता है? दो अनुपातों के बराबर होने का पता कैसे चलता है? दो अनुपात बराबर है इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलने का तरीका होता है समान अनुपात। समानुपात, अनुपात में हम पढ़ते हैं समानुपात। अगर दो अनुपात समान है तो पहले पहले अनुपात का अनुपात, पहले पहले अनुपात का अनुपात बराबर होगा दूसरे दूसरे का अनुपात बराबर होगा तीसरे तीसरे का अनुपात। अगर ये ऐसे बराबर आते हैं इसका मतलब दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब दोनों अनुपात बराबर है। दो अनुपात के बराबर होने का पता कैसे चलता है? भाई संख्याओं को तो आप चेक कर सकते हैं कि ये संख्या बराबर है, 5 बराबर 5 है, 7 बराबर 7 है, लेकिन दो चीजें अगर अनुपात में लिखी हुई है तो कैसे पता चलेगा कि ये दो अनुपात बराबर है? तो अनुपातों की तुलना करने का तरीका होता है समान अनुपात, जिसे हम कहते हैं समानुपात। समानुपात क्या कहता है? पहले में पहले का भाग दीजिए, दूसरे में दूसरे का भाग दीजिए, तीसरे में तीसरे का भाग दीजिए, अगर उनका अनुपात बराबर आता है मतलब वो समानुपात में। तो A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए, B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए, C1 बटा C2। इस तरीके से पता चलता है कि दो अनुपात बराबर हैं या नहीं है। चलो अब आते हैं, यहां चेक करना भी, चेक करना पड़ेगा कि अनुपात बराबर है या नहीं है। P और R के पहले निकालते हैं, P और R के दिक् अनुपात। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रक्षेप, प्रक्षेप को ही दिक् अनुपात हो गए। प्रक्षेप को थोड़ा काट सकते हो, दिक् अनुपात में क्या प्रक्षेप निकाल लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये दिक् अनुपात बन गए। यही प्रक्षेप भी है, ये दिक् अनुपात है। फिर प्रक्षेप और दिक् अनुपात में क्या फर्क हुआ? प्रक्षेप को ही दिक् अनुपात कहते हैं, लेकिन जब आप दिक् अनुपात कहते हैं इसका मतलब आप थोड़ा काट भी सकते हैं। अगर दुए तिये पर कट रहे हैं तो आप इन्हें काट कर छोटा भी कर सकते हैं। कोई चीज को अनुपात कहने से क्या फायदा होता है? अनुपात कहते ही आप उसे काट सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने 20,000 रुपए लगाए, एक ने 15,000 लगाए, जब तक आप ये बोल रहे हैं तब तक आप इन्हें नहीं काट सकते। राम ने 20,000 लगाए, श्याम ने 15,000 लगाए, अभी आप इन्हें नहीं काट सकते। लेकिन जब आप इन्हें अनुपात में बोल देंगे तो अनुपात में बोलने का फायदा ये हुआ कि अब आप इन्हें काट कर सरल करके लिख सकते हैं 4:3। क्या इसने 4 लगाए, उसने 3 लगाए, तो ये फायदा हो जाता है अनुपात में। अनुपात में लिखने का फायदा ये हुआ कि अब आप उसको सरल कर सकते हैं, उसको सरल करके छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। अच्छा चाहिए बाद में वापस बदल लो, वापस बदल लो, गुणा कर दो, वापस आ जाएगा आपका, जाएगा कहीं नहीं। अनुपात तो बस चीजों को सरल तरीके से छोटे रूप से लिखने का तरीका होता है, सरल भाषा में लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो इन दोनों को घटा दें, एक में से एक गया माइनस का 2, 4 में से 3 गया 1, माइनस 1 में से 2 गया -3। ये आ गए हमारे पी आर के दिक् अनुपात। -1 में से 1 गया माइनस का 2, 4 में से 3 गया 1, -1 में से 2 गया -3। ये पी आर के दिक् अनुपात आ गए। अब आर क्यू के दिक् अनुपात निकाल लो, आर क्यू के दिक् अनुपात। -3 में से -1 गया, -3 में से -1 गया माइनस का 2, 5 में से 4 गया 1, -4 में से 1 गया -3। सही है, भाग दे के देख लो कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम पी क्यू का भी निकाल के दिखाता हूं मैं, पी क्यू का और निकालते हैं। पी क्यू के दिक् अनुपात, -3 में से 1 गया -4, कोमा 5 में से 3 गया 2, कोमा -4 में से 2 गया -6। अब आप किसी भी तीनों का अनुपात निकाल के देख सकते हैं बराबर आ रहा है, अनुपात निकाल कर देख सकते हैं बराबर आ रहा है। इसका अनुपात, इसका अनुपात और इनका अनुपात देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। A1 बटा A2 बराबर है या नहीं है, B1 बटा B2 बराबर है या नहीं है, C1 बटा C2 बराबर है, मतलब ये अनुपात बराबर है। अब नंबर अलग दिख रहे होंगे, मैंने कहा ना 4 -2 6 दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, लेकिन अनुपात बराबर है ना, अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर है इसका मतलब ये एक ही लाइन पर है, क्योंकि एक अनुपात बराबर है मतलब दिशा एक है, दिशा एक है मतलब फिर एक ही लाइन पर ये बिंदु रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है दिक् अनुपात का कंसेप्ट। क्लियर है ये बात? दिक् अनुपात का आइडिया समझ में आया? दिक् अनुपात का मतलब होता है हर दिशा का एक अनुपात होता है,
हर दिशा, कोई भी दिशा ले लीजिए, उस दिशा के कोई भी दो बिंदु पकड़िए, उनके बीच का अनुपात निकालेंगे, वो अनुपात हमेशा उस लाइन के लिए इकलौता रहेगा। उस लाइन के लिए, अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन में आप चाहे कहीं भी, अभी आगे भी ले लो उसको, आगे पीछे कहीं ले जाओ, इस लाइन का अनुपात हमेशा यही रहेगा, -2, 1, -3, यही अनुपात हमेशा बना रहेगा, यही अनुपात रहेगा। चाहे आप बहुत दूर बिंदु ले लो, बहुत नजदीक बिंदु ले लो, अनंत पे ले लो, कहीं चले जाओ, इनका अनुपात हमेशा यही बना रहेगा। तो इसलिए कहते हैं दिक् अनुपात। दिक् मतलब दिशा, अनुपात मतलब अनुपात। हर दिशा का एक फिक्स अनुपात होता है, हर दिशा का, प्रत्येक दिशा का एक फिक्स अनुपात होता है, इसको दिक् अनुपात या डायरेक्शनल रेशियो कहते हैं। दिशा का अनुपात, हर दिशा का अपना खुद का अनुपात। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन जिसे कहते हैं दिक् कोजाए। ये चीज हम वेक्टर में भी पढ़ के आए हैं, यहाँ पे दोबारा पढ़ रहे हैं। पहले कहा था कि ये सारी चीजें अभी वापस से आएंगी, और फिर सदिश और 3D एक हो जाएंगे, फिर वेक्टर और 3D एक हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजाए। दिक् कोजाए, दिक् कोजाए या दिक् कोजाए, दिक् कोजाए। दिक् मतलब दिशा, कोज्या मतलब कोस। दिक् कोजाए, दिक् कोजाए, दिशा बताने वाले कोसाइन। वेक्टर में पढ़ा है आपने, वही पढ़ा रहा हूं मैंने, पहले कहा वेक्टर में पढ़ा है, अब आपको 3D में वापस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 3D में उसका कनेक्शन है तो फायदा मिल रहा है, अच्छी बात है। वो पढ़ा हुआ दोबारा काम आ रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो डायरेक्शनल कोसाइन जो आपके दिक् अनुपात होते हैं, है ना, पहले आप प्रक्षेप निकालते हैं, वो जो प्रक्षेप होते हैं उसको आप हल करो मत करो, वो दिक् अनुपात भी कहलाते हैं। हल, दिक् अनुपात बोलने का बस फायदा ये है कि अनुपात बोल दिया, अब आप उसको काट कट करके छोटा कर सकते हैं, वरना पढ़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। अब दिक् अनुपात से बनती है दिक् कोजाए। दिक् कोजाए क्या होती है कि आपका जो भी रेखाखंड है, आपका जो भी रेखाखंड है, वो एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के साथ 3 कोण बनाता है। हर रेखाखंड, कोई भी रेखाखंड, मान लीजिए पी क्यू है, पी को क्यू से मिलाया, एक रेखाखंड बना। ये रेखाखंड, अब मैं वो चीजें वापस से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो सारी चीजें मैं वेक्टर में बता चुका हूं, अब सीधा सीधी बात कर लेते हैं। रेखाखंड, हर रेखाखंड 3 कोण बनाता है, एक एक्स एक्स के साथ, एक वाई एक्स के साथ, और एक आपका जो जेड एक्स है उसके साथ। तो एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं, एक्स एक्स से कोण को अल्फा कहते हैं, वाई एक्स के कोण को बीटा कहते हैं, और जो जेड एक्स से कोण बनाता है उससे गामा कहा जाता है। एक्स एक्स से बनने वाला कोण अल्फा, वाई एक्स से बनने वाला कोण बीटा, और जेड एक्स से बनने वाला कोण गामा। अल्फा, कॉस अल्फा बराबर होता है, अगर ये जो अल्फा कोण है इसका कॉस में मान निकाले तो कॉस अल्फा बराबर होता है x2 माइनस x1 बटा पी क्यू की लंबाई, जो पी क्यू है उसकी लंबाई x2 माइनस x1 बटा पी क्यू। कॉस बीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा पी क्यू। कॉस गामा बराबर होता है z2 माइनस z1 बटा पी क्यू। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। पी क्यू क्या होता है, लंबाई, पी से लेकर क्यू तक की लंबाई। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ये भी याद होगा कि दिक् कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, और यहाँ पे आराम से दिख भी रहा होगा, वहां मैंने प्रूफ भी करवाया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। और यहाँ पे भी करके देख सकते हो, यहाँ पे भी इन तीनों का वर्क करोगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर बटा pq का स्क्वायर। pq का स्क्वायर यानी अंडू हट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, बहुत लंबा लंबा लग रहा है ये, है ना, ये लंबा लंबा लग रहा है। थोड़े शॉर्ट नोटेशन हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो जब समय ज्यादा लगता है तो हम क्या करते हैं, गणित में छोटे नाम रख लेते हैं, शॉर्ट नोटेशन। शॉर्ट नोटेशन मतलब छोटे चिन्ह। अब x2 माइनस x1 का नाम रख लेते हैं a। अभी मैंने लिखवाया भी था, a लिखना आसान है। x2 माइनस x1 को a कह देंगे, जो x का प्रक्षेप है उसको a कह देंगे, जो y का प्रक्षेप है उसे b कह देंगे, जो z पर प्रक्षेप है उसको c कह देंगे। तो अब क्या होगा, लिखना देखो कितना आसान हो गया। तो आपका पी क्यू बराबर क्या बन गया, पी क्यू बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ज्यादा आसान हुआ। और ये हो गया a बटा, इसको भी r कह देते हैं और छोटा करके, पी क्यू को r कह देते हैं। तो ये a बटा r, b बटा r, c बटा r। आसान हो गया। r कौन है, पी क्यू। पी क्यू की जो लंबाई है उसका नाम r है, x2 माइनस x1 का नाम, x2 माइनस x1 का नाम a है, y2 माइनस y1 का नाम b है, z2 माइनस z1 का नाम c है। और ये cos अल्फा cos बीटा ये भी हमें बड़े लगते हैं, ये बड़े लगते हैं तो इनके भी छोटे नाम ले लो। इनके भी छोटे नाम है, रखे थे हम लोगों ने वेक्टर में। इसको हम l कहेंगे, इसको हम m कहेंगे, इसको हम n कहेंगे, l m n, l m n। तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। l कौन है, कॉस अल्फा का नाम l रखा गया, कॉस अल्फा बहुत बड़ा है लिखने में, इसलिए कॉस अल्फा का नाम l रखा गया, कॉस बीटा का नाम m रखा गया है, कॉस गामा का नाम n रखा गया। तो l m n ये छोटे नाम है। एबीसी किसका नाम हुआ, प्रक्षेपों का नाम। जो प्रक्षेप है या दिक अनुपात बोल दो, जो दिक अनुपात है, क्योंकि प्रक्षेप ही दिक अनुपात बनते हैं, है ना, प्रक्षेप ही दिक अनुपात बनते हैं। तो एबीसी कौन हुआ, दिक अनुपात। आर क्या हुआ, पी से लेकर क्यू तक जो रेखाखंड है उसकी जो लंबाई है उसे हम आर कह रहे हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिक्कोजाएं कहलाती है, कितनी होती है, ए बटा आर, बी बटा आर, सी बटा आर। आपकी जो दिक अनुपात आपने निकाले हैं उसमें जो लंबाई है, जो दूरी है, उसका भाग दे दो, आपके दिक अनुपात बदल जाएंगे दिक्कोजाओं में, दिक अनुपात बदल जाएंगे दिक्कोजाओं में। ए बटा आर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है, ये दिक कोसाइन कहलाते हैं। आ जाओ एक सवाल करते हैं इन्हीं के ऊपर। बस सदिश में आई जे के लगवा देते हैं हम लोग, क्योंकि सदिश में लिखना होता है तो आई जे के लगा देते हैं। ये आपको दिए किसी रेखा के दिक अनुपात 4 माइनस 2 और 7 है। कोई रेखा है उसके दिक अनुपात 4 माइनस 2 और 7 है, तो बताओ उसकी दिक्कोजाएं कितनी होगी। अगर दिक अनुपात ये है तो दिक्कोजाएं क्या होंगी।
तो ये आपका ABC हो गया। A बराबर 4, B बराबर -2, C बराबर 7। A बराबर 4, B बराबर -2, C बराबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले L निकाल लो। L यानी x की दिक्कोजा, L यानी x की दिक्कोजा, A बटा √A² प्लस B² प्लस C²। उनचास प्लस 16 प्लस 4, 16 4 20, 20 49 59, 69। L ये आ गया। M बराबर B बटा हो जाएगा, B कितना हो गया, चार बटा √69 माइनस 2 बटा √69, 7 बटा √69। ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के P और Q को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं क्या होगी। पहले दोनों को घटा के दिक् अनुपात निकाल लें। ये टेंशन हो नहीं रही, आप टेंशन बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे फालतू के सवाल पूछ पूछ के टाइम खराब करना चाहते हैं, है ना। ये आपके फालतू सवाल पूछे। अब एक बात सोचिए, तो सर और चीजें पढ़नी चाहिए क्या, है ना, और चीजें पढ़नी चाहिए क्या। पहले मुझे एक बात बताइए, जितना आपको दिया उतना आपने पढ़ लिया। कम ज्यादा का पहले पता कैसे चल गया आपको, आपने एक दो वीडियो देखे नहीं, उससे पहले आपको ये पता चल गया कि कम पढ़ने वाला है या ज्यादा पढ़ने वाला है, हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। पहले आपके थाली में जितना डला पड़ा है पहले आप उसे खाइए,
उसे खाने के बाद पता चलेगा कि आपको और जरूरत है या नहीं है। वो हर व्यक्ति पे अपना अलग अलग है। तो सबसे पहला काम होता है थाली को निपटाना। आपकी थाली में जो जितना पड़ा है, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, नहीं पता लगेगा, क्योंकि सब एक समान नहीं खाते, सब एक जैसा नहीं खाते। तो पहले अपनी थाली को निपटाइए। जब थाली खत्म हो जाए फिर आप ये सवाल पूछिए। थाली शुरू की ही नहीं अभी आपने, एक निवाला लिया नहीं और आपने शुरू कर दिया कि और डाल दो, और डाल दो, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा। अब फिर कहोगे सर मुझे टेंशन हो रही है, तो टेंशन होनी है। थाली शुरू की नहीं, खाना शुरू किया नहीं, और उससे पहले ही जोड़वा के शुरू करना शुरू कर दिए, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा, ये ज्यादा तो नहीं पड़ जाएगा, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा। अरे खाओ तो सही, खा के तो बात करोगे, खाने के बाद ही तो पता चलेगा कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा। तो पहले जितना कंटेंट है उसे तो कंज्यूम करो। अगर वो खत्म हो जाए फिर हम बैठ के बात करेंगे, भैया कम पड़ा ज्यादा पड़ा। अब बोलते इस बात से मुझे टेंशन हो रही है, तो आप फिजूल की बातें सोचोगे तो टेंशन होगी होगी। आप बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहोगे। अब आप बैठे बैठे सोचते रहोगे मेरा होगा या नहीं होगा, और फिर कहोगे सर मुझे टेंशन हो रही है कि मेरा होगा या नहीं होगा, प्लीज बता दो ना होगा या नहीं होगा। भैया मुझे भी नहीं पता, मैं मैथ पढ़ाता हूँ फ्यूचर मुझे भी नहीं दिखता। तो अब ऐसी चीजों की टेंशन लेके बैठे हो तो बैठे रहो, बहुत है, और भी बहुत मिल जाएंगे आपको। तो बेस्ट है, कम है या ज्यादा है इसका पहले पता नहीं चलता, पहले होता है जो थाली में पड़ा है उससे ग्रहण करना शुरू करिए। जब पूरा खा लो फिर उसके बाद मुझसे पूछिएगा कि सर हमने सारा खा लिया है, अब भूख और लग रही है, तो फिर मैं और दे दूंगा। तो हो सकता है कि जो थाली में रहा हो वही छोड़ दो आप, और मोस्टली चांस यही है कि जितना थाली में पड़ा है उतना ही आप छोड़ के जाओगे, उतना भी नहीं खाओगे। नहीं वही बता रहा हूँ, सोचो। अब कह रहे सर हमें टेंशन हो रही है, ऐसी बातों की टेंशन होनी चाहिए, इन फालतू चीजों की टेंशन नहीं होगी तो किसकी होगी। तो पहले जो पड़ा है ना उसे खाओ, और जब खा लो तब फिर बात करना कि सर खा लिया है, कम पड़ रहा है, अब और बताओ। घटाओ, पी क्यू के दिक अनुपात निकाल लो पहले। तो 0 - 3, 0 - 3, 7 - 4, -2 - 7, ये हो गया। ए बी सी आ गया, ये सी हो गया। अब क्या बनाना है दिखो जाए, L बटा A बटा आर। आर क्या है, दूरी। -3 बटा √99, m 3 बटा √99, n -9 बटा √99। तो कौन सा आया, ये एक माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या ऐसा है कोई माइनस प्लस माइनस है, नहीं, माइनस प्लस माइनस तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर अनुपात ही तो है, अनुपात ही तो है, बोला हाँ अनुपात ही है। तो अनुपातों को तो अगर किसी से गुणा करेंगे तो भी वो अनुपात ही रहते हैं। अनुपातों की तो एक खासियत और होती है, अनुपात को अगर आप किसी से गुणा कर दो तभी वो अनुपात ही रहते हैं, अनुपात कभी जाते ही नहीं है। अनुपात तो वो वैल्यू है जो हमेशा चीजों के अंदर बनी रहती है। अनुपात वो वैल्यू है, वो मान है जो चीजों के बीच में हमेशा बना रहता है। आप उन्हें काटिए, उन्हें हल करिए, सरल करिए, दुगना करिए, वो वैल्यू कभी नहीं जाती। इसीलिए तो अनुपातों का यूज करते हैं। अनुपात कभी नहीं जाते, अनुपात कभी नहीं जाते। नंबर बड़े छोटे हो जाते हैं लेकिन अनुपात कभी नहीं जाते। जैसे
2 और 3 का अनुपात 2 और 3 ही है। अगर आपने इन्हें किसी से गुणा कर दिया तो ये नंबर बड़े छोटे कर सकते हो आप, नंबर बड़े छोटे कर सकते हो। 2 का भाग दे दिया, आप नंबरों को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बदल सकते आप अनुपात नहीं बदल सकते। बड़ी गहरी चीज है, ध्यान से सुनिए। अनुपातों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका खास बात है, 2 नंबरों के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जिसको अनुपात कहते हैं। उसे आप कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। चाहे आप उन्हें किसी से गुणा करो, चाहे आप किसी का भाग दो, वो हमेशा वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो अब मैं अगर इसे माइनस से गुणा कर लूं, -1 से, कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अनुपात तो बदलता ही नहीं है। बोला हाँ, नहीं बदलता। ये लो, -1 से गुणा कर दिया, और अब निकालेंगे तो इसका मतलब ये माइनस की बजाय प्लस का आ जाएगा। यही दिक् अनुपात एक और भी आ सकते हैं। फिर अगर इनके साथ जाते हैं तो 3/√99, ये हो जाएगा माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का आ जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का आ जाएगा। ये लो, ये आंसर आ गया। तो ये भी आ सही है, क्लियर है ये बात? हाँ, तो आपका ये आंसर आ गया 3, -3 और 9। सही है। हाँ, अब दिक्कत क्या है, अब आप कहेंगे कि सब प्रक्षेप क्यों नहीं बोल देते, दिक् अनुपात क्यों बोलते हैं? अगर आप प्रक्षेप बोल रहे होते तो प्रक्षेपों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रक्षेपों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ये प्रक्षेप है, अगर मैंने, क्योंकि घटाते तो प्रक्षेप ही तो आते हैं, ये प्रक्षेप है, प्रक्षेप के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। -3, -3, 3, 3, -9, -9। प्रक्षेपों के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रक्षेप जो होते हैं वैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप दिक् अनुपात बोलते हो तो फिर काट छांट कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो, ये सारी चीजें अलाउड हो जाएंगे। अनुपात बन गए ना, अब आप अनुपात में इंटरेस्टेड है, अनुपात में इंटरेस्टेड है तो आप भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ये चीजें अब आप कर सकते हैं। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। जब तक प्रक्षेप बोल रहे हो तो आप इनके हाथ भी नहीं लगा सकते, जो आएंगे सो आएंगे। अगर आप प्रक्षेप बोल रहे हैं तो आप इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, जैसे आएंगे वैसे आएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कहो कि नहीं मुझे दिक् अनुपात चाहिए, मतलब आपको उसको अंदर का मान चाहिए, तो फिर आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राम ने कितने पैसे लगाए और श्याम ने कितने पैसे लगाए, तो आप इन्हें काट नहीं सकते। राम ने कितने लगाए 20,000, श्याम ने कितने लगाए 15,000, तो आप इन्हें काट छांट नहीं सकते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं काट सकते। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि राम ने कितने लगाए, श्याम ने कितने लगाए, आप बस इनके संबंध को जानना चाहते हैं, इनके अनुपात को जानना चाहते हैं कि भाई इन दोनों लोगों ने किस अनुपात में पैसे लगाए, तो आप इन्हें काट सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अनुपात है तो आप इन्हें काट सकते हैं। समझ में क्या फर्क है दोनों बातों में? बहुत बारीक सा फर्क है, आइडिया वही है, आइडिया वही है। अनुपात में आप उसी चीज के बारे में, उसके रिलेशन को जानना चाहते हैं, उसके संबंध को जानना चाहते हैं। भाड़ में गया कि वैल्यू क्या थी, मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। एक बच्चा 20 साल का है, मान लो एक 15 साल का है, अगर आप उम्र में इंटरेस्टेड हैं तो एक 20 का रहेगा और एक 15 रहेगा। लेकिन बोला मुझे उम्र में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनके अनुपात में इंटरेस्ट है, मुझे इनके संबंध में इंटरेस्ट है, तो 4:3 काट लो। तो वही बात है, दिक् अनुपात बोलने से फायदा क्या मिला? दिक् अनुपात बोलने से ये मिला कि हम सिर्फ अनुपात में इंटरेस्टेड है, मुझे इनके अनुपात में इंटरेस्ट है, ना कि इनके मानों में। और प्रक्षेप हमारे क्या काम आता है? प्रक्षेप से ज्यादा हमारे अनुपात काम आते हैं, क्योंकि अनुपात पूरी लाइन पर एक ही होते हैं। तो प्रक्षेप ज्यादा बढ़िया आइडिया हुआ कि अनुपात। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, प्रक्षेप के साथ या अनुपात के साथ? तो सही अनुपात के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन का एक ही होगा और किसी 2 बिंदुओं से बदलेगा भी नहीं, किसी भी 2 बिंदुओं से बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब छोड़ो प्रक्षेप, अपनाओ दिक् अनुपात, है ना? जैसे हमने वो बड़े वाले बल्ब होते हैं 100 वाट वाले, वो छोड़ के एलईडी अपनाई थी ना, तो वैसे ही प्रक्षेप छोड़ो, दिक् अनुपात अपनाओ। दिक् अनुपात में क्या खास बात है? एक तो ये अनुपात है, इन्हें आप काट छांट सकते हैं, इन्हें आप काट छांट सकते हैं, नंबर 1 फायदा। इन्हें आप काट छांट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा, अच्छा वापस जा सकते हैं आप, वापस जब कभी भी आपकी इच्छा हो आप वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि
वैल्यू लुप्त हो गई है, वैल्यू लुप्त नहीं हुई है, वापस चले जाओ, आप वापस जा सकते हैं, रिटर्न जा सकते हैं, बैक टू ओरिजिनल, वापस चले जाओ। तो ये अनुपातों का फायदा है। अच्छा, एक फायदा और जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा वो है, पूरी लाइन पर ये दो इन सबके प्रक्षेप अलग अलग होंगे, लेकिन अनुपात अनंत तक सबका एक है। तो बेटर है ना, अनुपात के साथ चलते हैं, वो इकलौते हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो इसलिए आज से दिक् अनुपात अपनाएंगे और प्रक्षेप को नहीं अपनाएंगे। अब इस सवाल को ध्यान से करिएगा, ध्यान से, एकदम समझदारी से। सवाल बहुत प्यारा है, चीजों को कैसे इस्तेमाल करोगे करके बताओ। ये आंसर क्यों नहीं लगाया? ये आंसर था ही नहीं तो लगाएं कहां से? ये आंसर था ही नहीं, लगाएंगे कैसे? ये तो दिक् अनुपात था, ना कि दिक् हो जाए। हमसे दिक् हो जाए पूछिए, हमसे क्वेश्चन ने दिक् हो जाए पूछी थी, ना कि दिक् अनुपात है। ये तो दिक् अनुपात आए, तो ये कैसे लगेगा? बी और डी दोनों थे, हाँ दो हो सकते हैं। ये भी और ये भी, ठीक है, ये दोनों सेम है, बी और डी दोनों के। पी त्रिविम समष्टि का एक बिंदु है, पी जो है वो 3D का एक पॉइंट है, ओ से पी तक की दूरी 6 है, ओपी का एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। तो बताओ पी के निर्देशांक कितने हैं? पी का निर्देशांक कितना है? ध्यान से जोड़ो सवाल के, इसके तारों को जोड़िए। कैसे इसके तारों को आप जोड़ेंगे? एक बिंदु है पी, कौन है नहीं बताया गया, ये नहीं बताया पी कौन है, ये नहीं बताया पी कौन है। बस पी की खास बात यह है कि पी को जब आप ओ से मिलाएंगे तो ये दूरी 6 है, ओ से पी तक की दूरी 6 है, और ये जो ओपी है ये एक्स एक्स के साथ 30 का, वाई एक्स के साथ 60 का कोण बनाती है। बताओ पी के निर्देशांक क्या होंगे? पी के निर्देशांक कितने होंगे? तो सबसे पहला काम करते हैं, हमें ओपी का एक्स एक्स से बनने वाला कोण दिया है, एक्स एक्स से बनने वाला कोण दिया है, वाई एक्स से बनने वाला दिया है, पर जेड एक्स से बनने वाला नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स एक्स से बनने वाला कोण 30 वो ले लिया, वाई से बनने वाला कोण भी ले लिया, जेड एक्स से बनने वाला कोण नहीं दिया है, वो अभी निकालना है। और हमें पता है कि इन तीनों ही कोणों के बीच में रिलेशन होता है, इन तीनों ही कोणों में रिलेशन होता है। अगर दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकल जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कोस अल्फा बराबर 30, कोस स्क्वायर बीटा बीटा यानी 60, कोस स्क्वायर गामा गामा निकालना है 1, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 60 का मान 1/2, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, एक में से एक गया 0, कॉस गामा बराबर 0, कॉस का मान 0 तब होता है जब कोण 90 डिग्री हो, गामा का मान 90 आ गया। अब हमें ये सारे मान मिल गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि एक बिंदु O है,
एक बिंदु P है, P माना P बराबर XYZ है, माना P जो है P के निर्देशांक XYZ है। अगर P के निर्देशांक XYZ है तो OP के दिक् अनुपात कितने हो गए? O मूल बिंदु है यानी 0 0 0 है, तो अगर P से दिक् अनुपात निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा, तो दिक् अनुपात हो जाएंगे x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0। ये दिक् अनुपात हो गए। दिक् अनुपात से दिक् हो जाए निकाल लो, OP की दिक् हो जाए, दिक् हो जाएंगी x बटा इनकी लंबाई, OP की लंबाई का भाग, x बटा OP, y बटा OP, z बटा OQ, है ना। लंबाइयों का भाग दे दो, जो O से P तक की लंबाई है उसका भाग दे दो, या फिर इनके वर्गों का भाग दे दो, बात एक ही है ना। इनके वर्गों का भाग दे दो, बात तो एक ही है। ये दिक् हो जाए आगे, दिक् हो जाए तो हमें दे रखी है, दिक् हो जाए तो हमें दी हुई है। ये cos अल्फा के बराबर होगी, x बटा OP। अल्फा का मान कितना है? 30 डिग्री, cos 30, x निकालना है, OP दिया हुआ है 6, OP 6, OP का मान 6 रख दिया। cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 इंटू 6 बराबर x बराबर आ गया 3 √3। cos बीटा निकालो, y बटा OP। बीटा का मान कितना है? 60, cos 60 का मान 1 बटा 2, y का मान निकालना है, OP 6 है, y बराबर 6 बटा 2 यानी 3, y का मान 3 आ गया। तीसरी दिखो जा cos गामा, z बटा OP, गामा का मान 90 है, cos 90, OP कितना 6, cos 90 का मान 0, 6 इधर आ गया, 0 गुणा 6 0, z बराबर 0, तो 3 3 और 0, है ना। इनमें से कोई है? कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर ये है। कोई गलती है तो चेक कर लो, नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा P पॉइंट आया है 3 3 और 0। ये याद है? ठीक है, फिर एकदम सही, नन ऑफ दीज। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से, इसे निकालिएगा और कल इसमें आगे बढ़ेंगे। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ के पढ़ेंगे कि अब इन्हें वेक्टर में कैसे लिखा जाए। अब अगला हिस्सा है हमारा वेक्टर बनाना, यूज ऑफ वेक्टर। इससे वेक्टर की मदद कैसे ली जाए, अब कैसे 3D को और वेक्टर को एक साथ बनाया जाए। नहीं, निर्देशांक से कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन का मतलब नहीं बनता, कॉमन तब बनता है जब बीच में प्लस माइनस होता है। इन दो बातों में अंतर रखिए, कॉमन ऐसे नहीं बनता। आप बेसिक के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 + 2x होता है ना, प्लस 4x हो अब, या 4y हो, अब 2 कॉमन आता है। ये देखो, ये है कॉमन लेने का शर्त।
कॉमन लेना तब होता है जब कई पद होते हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, तो फिर ये कॉमन का कंसेप्ट काम करता है। लेकिन ये तब काम नहीं करता जब ऐसे लिखा हो 2,2x, 4y। अब ऐसा नहीं है कि 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और ऐसे लिख लो। कॉमन तब काम करता है, छठी क्लास की बुक में हमें समझाया जाता है कि कॉमन लेना या उभयनिष्ठ लेना ये तब काम करता है जब कई पद हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो। प्लस माइनस का चिन्ह हो, गुणा का हो तो भी कॉमन नहीं ले सकते, भाग का हो तो भी कॉमन नहीं ले सकते। किसी चीज में कॉमन लेने के लिए जरूरी शर्त है कि प्लस या माइनस का चिन्ह हो, पहला पद हो, फिर प्लस या माइनस का चिन्ह हो, फिर दूसरा पद हो, फिर प्लस या माइनस का चिन्ह हो, फिर तीसरा पद हो। इस तरीके से कई पद हो, कम से कम 2 पद तो एटलीस्ट हो, फिर आपका कॉमन का कंसेप्ट काम करता है। ठीक है ना, ये क्लास 6 का पार्ट है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।